स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। शुरुआत प्रदेश की आज एक बड़ी खबर से। राजस्थान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की, रेड मारी, छापे मारे। बीड़ी निर्माता कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापे मारे। देखिए, जयपुर, टोंक, दौसा समेत कई शहरों में एक साथ छापे मारे गए। कुल 27 ठिकाने जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें पहुंची और छापे मारे गए। जानकारियां मिल रही है कि कई ब्रांड की बीड़ियों का कारोबार किया जा रहा था। ईद मोहम्मद निजामुद्दीन समेत कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। उनके घर, ऑफिस, गोदामों पर आईटी डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। 50 से ज्यादा गाड़ियां, 200 से ज्यादा अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी राकेश। राकेश, क्या कुछ निकलकर अब तक की कार्रवाई में सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, बहुत अहम दस्तावेज आयकर विभाग को छापे की इस कार्रवाई में मिले हैं। कई कंपनियां जो ईद मोहम्मद निजामुद्दीन है, जो इस पूरे ग्रुप के मालिक हैं, इनके ठिकानों से मिले हैं। कई कंपनियां इन्होंने इस तरह की बनाई थी जिनसे बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने जमीनों की खरीद फरोख्त की है। जो नशे का इनका कारोबार था बीड़ी का, उससे जो काली कमाई होती थी उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से उसमें फर्जी कंपनी बनाई, वो तमाम दस्तावेज आयकर विभाग की टीमों को मिले हैं और उनकी जांच की जा रही है। जयपुर में जो सिविल लाइन सबसे पॉश एरिया है, जहां मुख्यमंत्री निवास है, गवर्नर निवास है, उसके आसपास इन्होंने कई बीघा जमीन खरीदी है और उसकी कीमत बहुत बड़े पैमाने पर है। वो कुछ अलग कंपनियां बनाकर खरीदी गई थी ताकि निवेश का पता नहीं चल सके। ऐसे कई और अहम दस्तावेज मिले हैं। आज कार्रवाई का पहला दिन है। निश्चित तौर पर बड़ी आयकर चोरी का खुलासा होने की इसमें उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और दिन भर किस तरह से ये पूरी रेड चली है उस पर एक रिपोर्ट देखिए। बीड़ी कारोबारियों पर आईटी रेड। जयपुर, टोंक, दौसा और लालसोट में रेड। 27 ठिकानों पर आईटी की बड़ी कार्रवाई। इस पूरी कार्रवाई के अंदर बताया गया है कि जो बीड़ी कारोबारी है उसकी तरफ से जो कारोबार की पूरी डिटेल नहीं दी गई है। इन तमाम चीजों को लेकर के राजधानी जयपुर में, टोंक में, दौसा में और लालसोट समेत 27 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। सस्ते में बिकने वाली बीड़ी से भी करोड़ों की रकम इकट्ठा की जा सकती है। अगर अब तक आप ये ना समझ पा रहे थे तो आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बारे में जानिए। प्रदेश के 4 शहरों में जब आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो सभी हैरत में पड़ गए। कारोबार से ये परिवार लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है। टोंक में और टोंक के अलावा दौसा में, लालसोट में यहाँ पर जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं और पूरा जो रिकॉर्ड है, जो लेन देन का है, खरीद फरोख्त का है, जमीनों का है और जो आय व्यय है। बीड़ी कारोबारी की ओर से कई ब्रांड की बीड़ी का कारोबार किया जा रहा है। इसमें चांद तारा ब्रांड, गमला छाप ब्रांड बीड़ी शामिल हैं। जयपुर में सिविल लाइंस स्थित बीड़ी निर्माता के निवास और ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। तो आयकर विभाग के एक दस्ते ने टोंक में भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक शहर में बीड़ी व्यवसाय से जुड़े मोहम्मद ईद निजामुद्दीन के यहाँ इनकम टैक्स की बड़ी रेड हुई है। आज सुबह 4 बजे ही इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, करीब 50 से ज्यादा गाड़ियों में 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी टोंक शहर पहुंचे। सुबह 4 बजे जयपुर आयकर विभाग की टीम अचानक टोंक पहुंची और अब तक शहर में सबसे ज्यादा आयकर चुकाने के नाम से मशहूर एक कारोबारी के ठिकानों पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के बाहर के कई शहरों में भी इस कारोबारी के प्रतिष्ठान हैं। बताया जा रहा है कि टोंक जिले में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने का अवार्ड भी मोहम्मद ईद निजामुद्दीन को मिल चुका है। हालांकि टोंक शहर में 200 से ज्यादा अधिकारी, करीब 50 से ज्यादा कारों के काफिले के साथ सुबह 4 बजे टोंक शहर में प्रवेश होते हैं और दर्जन भर से ज्यादा जो ठिकाने हैं टोंक शहर में, वहां पर एक साथ रेड की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी ही कार्रवाई दौसा के लालसोट में भी हुई। इनकम टैक्स के एक दस्ते ने बीड़ी व्यापारी के 3 आवास पर छापा मारा। बीड़ी कारोबार से जुड़े इस परिवार के 3 मकानों पर आईटी के अधिकारी पहुंचे। माना जा रहा है कि सालों से बीड़ी के कई तरह के मशहूर ब्रांड का कारोबार किया जा रहा था और आयकर रिटर्न में कुछ गलत जानकारी देने के बाद अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
जन आक्रोश यात्रा को मिले समर्थन के बाद बीजेपी अब सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। जहां सरकार जनता को लुभाने वाले ऐलान की तैयारी में है, वहीं जनता को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाकर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की योजना तैयार कर रही है। सड़क के बाद सदन की बारी। बजट सत्र के लिए आक्रामक तैयारी। 2 सालों में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है जहां बिजली को लेकर, जहां कानून व्यवस्था को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों की मांगों को लेकर हमने आंदोलन नहीं किया। उसका भी मुझे भुगतना पड़ा। 15 दिन तक बिस्तर पर रहना पड़ा। पुलिस के धक्के से मुझे चोट आई। बीजेपी की सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई जारी है, तो अब सदन की बारी है। विधानसभा के बजट सत्र का 23 जनवरी से आगाज हो रहा है। चुनावी साल में बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक रहेगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी सरकार के नाक में पूरा दम करने की कोशिश करेगी। जन आक्रोश यात्रा को मिले अभूतपूर्व समर्थन से बीजेपी का जोश हाई है। जन आक्रोश यात्रा जिसने 2 करोड़ लोगों तक अप्रोच की, 62,000 सभाएं की, 14 लाख शिकायतें आई, 5 लाख कार्यकर्ता जुड़े। इसलिए मैं आपके समक्ष ये भरोसा देता हूं कि जन आक्रोश यात्रा ही कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से हमेशा हमेशा विदाई का एक बड़ा कारण बनेगी। बीजेपी विधानसभा के सत्र में किसानों का हमदर्द बनने की पूरी कोशिश करेगी। किसान कर्ज माफी और बिजली संकट पर सरकार को घेरने की योजना। बिजली संकट पर किसान से आम जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। गांव में जाकर जब इन्होंने कहा, गांव वालों कांग्रेस की हुकूमत बना दो, हम 24 घंटे आपको गांव में बिजली देंगे। अब दिन में तारे दिखा दिए, बिजली के तार में करंट गायब हो गया। कानून व्यवस्था के खराब हालात का मुद्दा सड़क के बाद अब सदन में उठाने की बारी है। तो प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी। लेकिन सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास सबसे प्रभावी मुद्दा है पेपर लीक का मामला। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने 4 चुनाव से पहले और बाद में भी सिर्फ वायदे ही किए। विधानसभा भी आ रहे हैं, उन सब का उपयोग राजस्थान की विधानसभा में करके जनता को राहत पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। और सरकार केवल और केवल घोषणाएं करती है, धरातल पर नहीं उतारती है। लोगों को पहले भी उन्होंने चुनाव के पहले मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा किया। चुनावी साल में सरकार का यह आखिरी बजट है जिसमें सरकार जनता को रिझाने के लिए तोहफों की भरमार करेगी, तो विपक्ष सरकार की अब तक की घोषणाओं की कमियां निकालकर उस पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश करेगा। सवाल वोट का है, जोर आजमाइश दोनों ओर से होनी है। देखना होगा कि कौन पक्ष एकजुट होकर सामने वाले पर सही प्रहार कर सकता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं यूथ कांग्रेस की, जो 23 के पथ पर चल निकली है। राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान आज से लॉन्च हो गया है। अगले 1 महीने में यूथ कांग्रेस ने 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान के साथ ही यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होंगे। इसके लिए नॉमिनेशन कल से शुरू हो रहे हैं। 22 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होगी। 28 जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस का मेंबरशिप अभियान शुरू हो गया राजस्थान में, और ये 12 जनवरी कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा 18 जनवरी तक, और 19, 20, 21 को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी, 22 को सिंबल एलोकेशन हो जाएगा, और 28 जनवरी से 27 फरवरी 2023 तक हमारी मेंबरशिप और वोटिंग साथ साथ चलती रहेगी। और इसमें जो 18 से 35 साल के बीच हमारा यूथ कांग्रेस का सदस्य हो, वो नॉमिनेशन भी कर सकता है, मेंबर भी बन सकता है। और जिसकी कट ऑफ डेट है 12 जनवरी 1987 से लेकर 12 जनवरी 2005 के बीच ही हमारा मेंबर और नॉमिनेशन कर सकता है। और बात करते हैं गहलोत सरकार की ओर से आयोजित चिंतन शिविर की। 16 और 17 जनवरी को आयोजित होने वाले इस चिंतन शिविर में बजट घोषणाओं और जन घोषणाओं को लेकर चर्चा होगी। शिविर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए देखते हैं।
मंत्री बताएंगे अपने विभाग का हाल। सीएम देखेंगे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। बजट घोषणाओं का क्या है हाल? जन घोषणाओं पर कितना हुआ काम? 16 और 17 जनवरी को HCM रीपा में होने वाले चिंतन शिविर का मुद्दा यही है कि पिछले 4 साल में किए गए बजट घोषणाओं और जन घोषणाओं का हाल क्या है। कहा जा रहा है कि इस चिंतन शिविर में सभी मंत्री अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जन घोषणाओं की क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा होगी। बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अब तक शुरू नहीं हो पाए कार्यों की स्थिति पर बात होगी। तमाम विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए तमाम विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा चुका है कि वो किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। नहीं, 4 साल में हम कहाँ बजट जो घोषणाएं थी उनमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, लोगों को कितना फायदा मिला, नहीं मिला और क्या करना है, ये चिंतन है कि हमारी बजट घोषणाओं को इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों को प्रेजेंटेशन देने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं ताकि उस पर विस्तृत चर्चा के लिए समय मिल सके। इस चिंतन शिविर को लेकर तमाम मंत्रियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि मेरे विभाग के अधिकारियों ने और हम सब ने मिलकर बजट घोषणाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और मैं समझता हूं कि हम जो 5-7 ऊपर के विभाग हैं बजट घोषणाएं लागू करने में उनमें रहेंगे। फ्री दवाई, फ्री जांच, 10 लाख तक का फ्री इलाज, निरोगी राजस्थान की जो उन्होंने जो घोषणा की थी उस पर पूरा अमल किया जा रहा है। आज प्रदेश के लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है 10 लाख तक का और 1,37,000 फैमिली का 100 मोटो अपने आप राज्य सरकार उनका प्रीमियम जमा करा रही है। उनको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बाकी 90% परिवार इस हमारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ चुके, उनको आज प्रदेश में फ्री इलाज मिल रहा है। और इससे बड़ी कोई बीमारी हो, किडनी का हो, कैंसर का हो, हार्ट का हो, लीवर का हो, उनके लिए इसके अलावा 10 लाख के अलावा अगर उसमें और भी पैसा लगेगा, उसको चाहे 10-15 लाख हो, 20 लाख लगो, उसका भी सरकार निश्चित रूप से देने का शुरू कर दिया। लोगों को सहायता मिल रही है। 23 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट सत्र में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। लिहाजा ऐसे में सरकार ये जानने की कोशिश में लगी है कि पिछले बजट में उन्होंने जो घोषणाएं की थी उनका क्या हाल है। सौरभ रेस्ती, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बात करते हैं माननीयों के सम्मेलन की। राजस्थान विधानसभा में आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आगाज हुआ। यह सम्मेलन 2 दिन चलेगा। इसमें देश भर के विधानसभा और विधान परिषद स्पीकर्स भाग ले रहे हैं। सत्र के पहले दिन विधायिका के काम में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर चर्चा हुई। पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन जयपुर के विधानसभा भवन में शुरू हुआ। इस सत्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में न्यायपालिका और विधायिका के बीच चल रहे द्वंद्व का जिक्र किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसमें थोड़ी और पारदर्शिता की मांग की। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन संविधान में जो मर्यादा दी गई है उसका पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि जो मैंडेट संविधान से मिला है वो उसका उपयोग करे। कि संसद और विधान मंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है
उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करेगी। तो उद्घाटन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानमंडलों में वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग उठाई और कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ विधायिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वी आर गवर्न बाई एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप। एग्जीक्यूटिव निर्णय करे, उसका स्क्रूटनी ढंग से विधानमंडल, विधानसभा और लोकसभा में नहीं हो तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र में जिस तीव्र गति से हम विकास कर रहे हैं, उनकी नीतियां में कमी और खामी है, उसको हम ठीक ढंग से प्रतिपादित नहीं कर सकते। यहाँ भूमिका प्रतिपक्ष की होती है और सरकार की होती है और हम सब अकाउंटेबल है जनता के प्रति। इसलिए ये आज आवश्यक है कि इन संबंध में हम नए सिरे से चर्चा करें। वहीं कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कानून विधायिका बनाती है और अलग व्याख्या जुडिशरी करती है। कई बार लगता है कि हमारे कामों में हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी 75 साल से आपसी संतुलन बेहतरीन है। कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर, पर मैं समझता हूं उसके बावजूद भी जो 75 साल के बाद में निभा लिया है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जो विंग है, उसको जिस रूप में यहाँ पर इंडिपेंडेंट मिली है और जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि संतोषप्रद है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में न्यायपालिका और विधायिका के बीच चल रहे द्वंद्व पर एक सार्थक बहस की गुंजाइश की बात हुई। आपको बता दें कि जयपुर में ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। विधायिका के कामों में अदालतों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यह कहना है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। उन्होंने कहा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने अधिकार हैं। संसद में जो कानून बन गया वह सबसे बड़ा कानून है। इसी मुद्दे पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को स्वतंत्र काम करने की ताकत मिलती है। पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा, हम कहां गलती कर रहे हैं, आगे लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा, इस पर मंथन जरूरी है। चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए और सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि विधायिका, विधानसभा और लोकसभा के कामों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात से सब सहमत है और ये मानकर चलना आप, ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन एक बड़ा फैसला अब होना चाहिए। तीनों अंग इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। उसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को स्वतंत्र और स्वच्छंद काम करने का मौका मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था 8वें दशक के अंदर कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, संसद को है, पर कानून की समीक्षा करने का अधिकार जब कानून का की पालना के अंदर किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है। कहां हम गलती कर रहे हैं, लोकतंत्र आगे कैसे मजबूत चलेगा और सीमाएं जो सबकी तय है संविधान के अंदर, उसका उल्लंघन नहीं हो, यही महत्वपूर्ण बात थी। और हम समझते हैं कि इस पे डिबेट होती रहे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, संविधान की रक्षा हो सकेगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, शहर शहर मौत का मांझा।